अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि जो है वो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज दूसरे दिन का आगाज़ है। आप सबको आपके गूगल क्लासरूम में मैं वेलकम कहती हूँ और हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और आप लोगों को पता है कि हमारा आज का लेक्चर जो है वो अभी यानी जो आपका यूनिट हमने कंटिन्यू किया हुआ था, चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस बाय गैलियासो सैनिटिनी, उसी के बारे में ही है। एंड इंशाल्लाह होपफुली दिस विल बी योर लास्ट लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस लेसन विद सिनोनिम्स एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो ये आप लोगों का लास्ट लेक्चर है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग कर रहे थे कि मतलब सारा बैकग्राउंड पहले बताया। इसमें वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले 1949 यानी चाइना की इंडिपेंडेंस से पहले का हमने चाइना का बैकग्राउंड बताया, उनकी पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री बताई जो कि 100 साल या 1 सेंचुरी पर मुश्तमिल थी, जिसमें बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने चाइना पे हुकूमत की। और उसके बाद उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमने देखे कि उसके नतीजे में चाइनीज़ किस तरीके से एक नहायत ही वीक कौम बन गए, किस तरीके से वो जहनी बीमारी शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला हुए और किस तरीके से वो आइनी दौर की लाइफ जो है वो गुजार रहे थे, एक नहायत ही बैकवर्ड लाइफ। फिर 1949 में चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, इंडिपेंडेंस हासिल की गैर मुल्की तसल्लुत से। और माओ ज़ेडुंग ने उनकी पाक दौड़ संभाल ली। चू एन लाई जो था उनका पहला प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आज़म था। लोगों ने चाइना की अहमियत को तस्लीम किया कि ये दुनिया का जो है वो एक सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद और वसअत के लिहाज से भी बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से भी बड़ा मुल्क है। और लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बहुतात के साथ, कसरत के साथ चाइना का विज़िट करना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद हमने वो सारे हिडन सीक्रेट्स देखे जो कि चाइना की तरक्की का बाइस बने, जिसमें एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट शामिल है। और उसके बाद यूनिटी ऑफ पीपल शामिल है। और लोगों की के अंदर के जो रिवाइवल आया उनके एटीट्यूड में, उनकी वैल्यूज़ में, जो कि उनकी तरक्की का बाइस बना। इसके अलावा उन्होंने जो है वो इकॉनमी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया, इकॉनमी को जो है वो अपने मुल्क के एक एक हिस्से तक पहुंचाया और उसके नतीजे में वो एक मजबूत मईशत के तौर पर सामने आए। और इसके अलावा उन्होंने अपने मुल्क के वसाइल को फ़रोग़ दिया और अपने मुल्क के वसाइल पर उन्होंने मुकम्मल भरोसा किया। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अपने मुल्क के अलावा और दुनिया की किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो उनकी अशिया हों, चाहे वो उनके वसाइल हों, चाहे वो उनकी मशीनें हों या चाहे उनकी ज़बान हो। बल्कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा वाक़या भी आप लोगों को बताती हूँ माओ ज़ेडुंग का, जो उनका आपको पता है बहुत बड़ा लीडर था। कि माओ ज़ेडुंग को इंग्लिश भी बहुत अच्छे तरीके से आती थी। और अगर उसके सामने कहा जाता है कि कोई जोक या कोई लतीफ़ा सुनाया जाता था इंग्लिश में, तो वो बिल्कुल जो है वो अपने ब्लैंक तासुरात के साथ वो शख्स बैठा रहता था और किसी बात पर हंसता नहीं था, उस जोक पर हंसता नहीं था। लेकिन जब वही जोक उनको चाइना में या चाइनीज़ लैंग्वेज में सुनाया जाता था तो वो दिल खोल कर हंसते थे। तो इससे इस बात का इजहार होता है कि उनको अपनी ज़ुबान से किस कदर मोहब्बत थी। ठीक है। और अब हम पढ़ रहे थे जो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वन डे इन द लाइफ ऑफ अ चाइनीज़ स्टूडेंट, और उसके बाद हमने चाइनीज़ वेमेन के बारे में पढ़ा। और अब हम पढ़ रहे थे जो जिसको अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, या वो तमाम तर बेनिफिट्स जो कि जो चाइना के माशरे में चाइना के अफराद को गवर्नमेंट या स्टेट की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। जी, वर्कर्स रिटायर एट द एज ऑफ 60, फीमेल वर्कर्स एट द एज ऑफ 50 और 55 इफ़ दे डू क्लैरिकल वर्क। यानी पीछे हमने छुट्टियों के बारे में पढ़ा, किस तरीके से जो सिक वर्कर है उसको कैसे पेमेंट की जाती है, ख़वातीन को किस तरीके से पेड हॉलीडेज़ दी जाती हैं जब उनका बेबी की बर्थ का टाइम करीब होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि वर्कर्स जो है उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट की एज क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनकी रिटायरमेंट
रिटायरमेंट की एज क्या है, तो वर्कर्स रिटायर एट द एज ऑफ 60, जबकि जो फीमेल वर्कर्स होती हैं उनको ज़रा उनसे पहले जो है वो रिटायर कर दिया जाता है। अगर वो कारकुन हैं, काम करने वाली हैं, तो 50 की एज में उनको रिटायरमेंट दे दी जाती है, और अगर वो क्लरिकल वर्क करती हैं तो फिर उनको 55 की एज में उनको रिटायर किया जाता है। द फैक्ट्री कैन समटाइम्स एग्री टू कीप अ वर्कर ऑन आफ्टर ही हैज़ पास रिटायरमेंट एज, लेकिन बाज़ औक़ात कोई वर्कर फिज़िकली बहुत फिट होता है तो उसकी कंपनी उसको रिटायरमेंट की एज के बाद भी काम करने पर आमादा रहती है और उनको कहती है कि आप अपना काम को जारी रखो। पेंशन्स आर रिलेटेड टू द वर्क सीनियरिटी एंड वेरी फ्रॉम 50 to 70% ऑफ द वर्कर्स लास्ट वेज। इसके अलावा वर्कर्स को पेंशन भी दी जाती है और पेंशन का ताल्लुक वर्कर की सीनियरिटी से होता है। जो जितना सीनियर होता है उस लिहाज से उसको जो है वो मतलब पेंशन दी जाती है, और ये पेंशन 50% से लेके 70% के दरमियान परसेंटेज के मुताबिक, यानी जो वर्कर की लास्ट जो तनख्वाह होती है उसकी परसेंटेज के मुताबिक 50 से 70% तक अदा की जाती है। ईच फैक्ट्री ईच फैक्ट्री हैज़ अ कैफेटेरिया। हर फैक्ट्री में एक कैफेटेरिया होता है या कैंटीन जिसको आप कहते हैं, वेयर द वर्कर्स कैन ईट 3 meals a day फॉर 10 to 12 जॉन, जहाँ पर हर वर्कर जो है वो 3 वक्त का खाना खा सकता है। 10 से 12 जॉन, या जिस डॉलर्स में अगर उनको कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 4 से 4.80 डॉलर्स के बदले में एक महीना, यानी ये पूरे महीने के पैसे हैं। कैफेटेरिया टाइम टेबल इज़ टाइड अप विद दी कंपनी एंड शिफ्ट्स वर्किंग आवर्स। कैफेटेरिया का जो औकात होते हैं वो कंपनी के और जो शिफ्ट्स वर्किंग आवर की जो शिफ्ट्स होती हैं उनके साथ जुड़े होते हैं। नियरली ऑल दी प्लांट्स बूस्ट नर्सरीज किंडरगार्टन वेयर चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर एंड fed under the control of a dietitian for a very modest sum that is about $1 a month। और बहुत ही थोड़ी अमाउंट के बदले में हर फैक्ट्री और हर प्लांट के करीब नर्सरी और किंडरगार्टन यानी छोटे बच्चों के स्कूल्स होते हैं जहाँ पर छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है, बल्कि एक माहिर ग़िज़ायात की मौजूदगी में उनको खाने पीने का भी ख्याल रखा जाता है। और ये बहुत कम, यानी $1 पर महीने में जो है वो पर महीने की अदायगी में ये काम किया जाता है। फीमेल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड टू, ये रिपीट हो रहा है, ये पहले आप जब हमने फ़ीमेल के बारे में या वुमेन के बारे में, चाइनीज़ वुमेन के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि फ़ीमेल वर्कर्स आर इंटाइटल का मतलब है उनको वो हक रखती हैं कि उनको 56 डेज़ रेस्ट मिले ऑन फुल सैलरी, पूरी तनख्वाह के साथ, बिफोर गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड। व्हेन अ लो वेज कैटेगरी वर्कर फाइंड्स ही हैज़ टू मेंटेन अ लार्ज फैमिली, और जब कम आमदनी वाला किसी वर्कर को एक बड़ी कुंबी की कफालत करनी पड़ जाए तो हिज एक्सपेंसेस में एक्सीड टू हिज इनकम, तो बहुत तब ऐसा होता है कि उसके जो अखराजात होते हैं उसकी आमदनी से बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ वो जो कमाते हैं वो उनकी फैमिली के लिए एनफ होते हैं। जी आगे सिनोनिम्स देखें। रिजीम कहते हैं दौरे हुकूमत, गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल या रेन। नेक्स्ट वर्ड इज़ मिनिमम, कम अज़ कम। सिनोनिम्स आर लोवेस्ट लेवल, बॉटम, डेप्थ, लीस्ट, लोवेस्ट और स्लाइटेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ सब्सिस्टेंस, नान नफका या रोज़ी रोटी, मीनिंग है मेंटेनेंस, लाइवलीहुड, सस्टेनेंस, प्रोविजन या फिर फूड। नेक्स्ट वर्ड इज एम्प्लॉयड, मीन मुलाजमत करना। सिनोनिम्स आर हायर्ड, हैव एम्प्लॉयमेंट, टेकन इनटू एम्प्लॉयमेंट या बी ऑन द पेरोल। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरवीन मीन मुदाखलत करना, इंटरसीड, इन्वॉल्व वन सेल्फ, इंटरफेयर और इंट्रूड। नेक्स्ट वर्ड इज डील विथ, संभालना, हैंडल, मैनेज, कॉप विथ, डू द नीडफुल। नेक्स्ट वर्ड इज वेजेस, उजरत, तनख्वाह या आमदनी। सिनोनिम्स आर पे, रिम्यूनरेशन, अर्निंग, पेमेंट, सैलरी और रिवार्ड। नेक्स्ट वर्ड इज owing to की वजह से या किसी चीज़ की बिना पर, कॉस्ट, ड्यू टू या एट्रीब्यूटेड टू। नेक्स्ट वर्ड फिजिकल हैंडीकैप्स मीन जिस्मानी माजूरी या फिर फिजिकल डिसेबलनेस, डिसेबल या इम्पेयर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज रिजॉर्ट मीन रजू करना, मीनिंग है या सिनोनिम है इंक्लाइन।
जी जी नेक्स्ट देखें, द चाइनीज regime has set up an assistance system guaranteeing a minimum subsistence level। वो कहते हैं चाइना की गवर्नमेंट ने, चाइना की regime ने या स्टेट ने has set up an assistance system, एक assistance system, एक मदद का निज़ाम कायम किया हुआ है, गारंटिंग, जिसमें गारंटी दी जाती है, जिसमें ज़मानत दी जाती है मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल के कम अज़ कम एक ख़ास हद तक नानो नफ़का जो है वो उसका मेयार वो बरकरार रखेगी, या एक तनख्वाह का या गुजारे का एक मेयार वो बरकरार रखेगी सब के लिए, यानी कि सबको प्रोवाइड करेगी। द कंपनी वेयर द वर्कर इज़ एम्प्लॉयड, जिस कंपनी में वर्कर काम करता है, देन इंटरवीन्स एंड रेजेस हिज सैलरी टू इक्वल टू दी कॉस्ट ऑफ लिविंग। यानी पीछे हमने पढ़ा है ना कि किसी एक वर्कर को बड़ा कुंभा संभालना पड़ जाए तो फिर उस सूरत में उससे रिलेटेड है कि तब कंपनी, जिस कंपनी में वो वर्कर काम करता है, वो मुदाखलत करती है और उसकी सैलरी को इतने हद तक बढ़ा देती है जितना उसके रहने के अखराजात हो रहे होते हैं। दी कम्यून डील्स, कम्यून से मराद एग्रीकल्चरल कम्यून, या एग्रीकल्चर का जो मखसूस इलाका होता है, ज़रई इलाका, तो कम्यून डील्स विद दोज पीजेंट्स, और ज़रई इंतज़ामी हलकों में उन किसानों के साथ डील किया जाता है, हैविंग वेजेस दैट आर टू लो और who are unable to maintain their family owing to physical handicaps। यानी ज़रई इंतज़ामी हलकों में उन किसानों के साथ भी जो है वो उन किसानों का ख्याल रखा जाता है जिनकी या तो उजरत कम होती है या वो किसी माजूरी की वजह से अपने ख़ानदान की यानी फिज़िकल हैंडीकैप में, यानी किसी मतलब डिसेबल्डनेस की वजह से अपने फैमिली को कफालत नहीं कर पाते। इट यूजेस मनी फ्रॉम अ स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फंड, यानी ये एक ख़ास तौर पर तश्कील किए गए फ़ंड से, फ़ंड में मौजूद पैसों को इस्तेमाल करके जो है वो इस्तेमाल करते हुए ये फ़ंड जो कंप्राइजिंग ऑफ 2% ऑफ द कम्युनिटीज़, यानी टोटल कम्युनिटी की जो 2% यानी जो रकम होती है उससे इस तरह के जो फ़ंड हैं वो कायम किए जाते हैं। तो उस फ़ंड से पैसों की मदद से ऐसे हैंडीकैप पीजेंट्स की या लो आमदनी वाले पीजेंट्स या किसानों की मदद की जाती है। दिस असिस्टेंस स्कीम्स इन रियलिटी आर रियली रिजॉल्टेड टू, लेकिन एक और हकीकत भी है कि गवर्नमेंट इतने हद तक अपने अवाम का ख्याल रखती है कि बहुत कम सूरतों में ये जो फ़ंड हैं इनसे इस्तेफादा किया जाता है, इनसे रुजू किया जाता है, बिकॉज अ फैमिली नियरली ऑलवेज हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि एक फैमिली में सिर्फ एक बंदा वहाँ कमाने वाला नहीं होता बल्कि ज़्यादा लोग कमाने वाले होते हैं। सोर्स ऑफ इनकम मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का होता है, जिसकी वजह से अमूमन फैमिलीज़ को इस तरह की कमी का मतलब किसी किस्म की माली इमदाद की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। जी आगे देखिए, इंडस्ट्रियल वर्किंग आवर्स आर 8 hours a day, 6 days a week, leaving 1 day holiday a week, not necessarily Sunday। This question is very important. What is the industrial working schedule for the workers? ये नीचे क्वेश्चन बेटा दिया गया है और इसका आंसर भी यही है कि जो इंडस्ट्रियल वर्किंग आवर्स होते हैं यानी काम के औकात वो 8 घंटे होते हैं अ डे, एक दिन के, और 6 days a week, वीक में वो 6 दिन काम करते हैं, लीविंग 1 day हॉलीडे अ वीक, और वीक में उनको एक दिन की छुट्टी मिलती है, और नॉट नेसेसरली संडे। यानी अहम तरीन बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि ये छुट्टी संडे को मिले, वो किसी दिन भी उनको वो छुट्टी वीक में मिल जाती है। नॉर्मली देयर इज़ 1 week एनुअल वेकेशन। और एक क्वेश्चन दूसरा बहुत आता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में, वो ये एनुअल वेकेशन के मुतालिक के जो एनुअल हॉलीडेज़ हैं वो चाइना की कौन कौन सी हैं, तो ये भी आपको, और कितनी है, यानी एनुअल हॉलीडेज़ कितनी मिलती हैं, और ये कि नेशनल हॉलीडेज़ के डेज़ कौन से दिनों में मनाए जाते हैं। तो नॉर्मली देयर इज़ 1 week एनुअल वेकेशन, यानी एक हफ्ते की सालाना छुट्टी उनको मिलती है। 2 weeks इफ़ द वर्कर लिव्स फार अवे फ्रॉम हिज फैमिली, और 2 हफ्तों की इस सूरत में कि अगर कारकुन अपने घर से दूर रहता हो। एज वेल एज 2 नेशनल हॉलीडेज़। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वट आर 2 नेशनल हॉलीडेज़ ऑफ चाइना। तो इसका आंसर है कि देयर आर 2 नेशनल हॉलीडेज़ इन चाइना दैट आर सेलिब्रेटेड ऑन May 1st एंड October 1st, यानी 1 मई और 1 अक्टूबर को नेशनल हॉलीडेज़ के दिन हैं जो वहाँ मनाए जाते हैं। ये छोटा सा एक पैराग्राफ है, इजी भी है, लेकिन ये आपने इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे एडिशनल, और आपने ये अच्छे से करने हैं, एक नेशनल हॉलीडेज़ के बारे में और दूसरा
इंडस्ट्रियल वर्किंग शेड्यूल के बारे में। जी आगे आप लोग देखें सिनोनिम्स हैं कि है क्या लफ्ज़ है जी। प्रॉस्पेक्ट मतलब इम्कान या तवक्को, लाइकलीहुड लाइकलीनेस, होप एक्सपेक्टेशंस एंटिसिपेशन या प्रोबेबिलिटी, फेथ का मतलब है यकीन, एतमाद भरोसा वफादारी, ट्रस्ट बिलीफ कॉन्फिडेंस कन्विक्शन, डिपेंडेंस लॉयल्टी ओबीडियंस या फिर रिलायंस। नेक्स्ट वर्ड इज जैक्सटापोजिशन इकट्ठ या इज्तिमा, कलेक्शन प्लेसिंग ऑफ फैक्ट्स और थिंग्स साइड बाय साइड यानी बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह पर रख देना जैक्सटापोजिशन कहलाते हैं जी। कंपैक्ट कहते हैं यकजान एक गिरोह बन जाना, एक जिस्म बन जाना। पैक्ट क्लोज प्रेस टुगेदर, क्लोज फिल्म या फिर सॉलिड। नेक्स्ट वर्ड इज होल मीन मुकम्मल, इंटायर कंप्लीट, फुल टोटल, सॉलिड अनडिवाइडेड या अनकट। और लफ्ज़ है डिसिसिव मीन फैसला कून यानी डिसाइडिंग, डिटरमाइनिंग, settling, critical, crucial, momentous, significant, influential and important. जी there are two opposite worlds just as the two ways of considering China's future सॉरी यहाँ से थोड़ा सा मदम और हाँ जी जी देर आर वो कहते हैं देर आर टू अपोजिट वर्ल्ड्स। आपको चाइना में वो कहते हैं दो मुख्तलिफ दुनियाएं मिलेंगी। अपोजिट मीन कॉन्ट्राडिक्टरी मुख्तलिफ। जस्ट एज द टू वेज ऑफ कंसिडरिंग चाइना जिस तरह के वो कहते हैं चाइना के मुस्तकबिल को समझने के दो रास्ते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और वो दो रास्ते क्या हैं जो एक दूसरे के अपोजिट भी हैं? पहला है वन इज़ द रिजिड वर्ल्ड of figures and prospects based on economic facts as seen by the West। एक तरीका चाइना को समझने का है कि हम चाइना की इकोनॉमी के आदाद शुमार देख के चाइना की बढ़ती हुई तरक्की का जायज़ा लेते हैं और ये वो स्टैंडर्ड है जो कि वेस्ट ने मुकर्रर किया हुआ है। यानी मगरिब अगर किसी मुल्क की तरक्की देखना चाहता है तो वो उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके दिखता है कि उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स या आदाद शुमार किस तरीके से ऊपर को जा रहे हैं। ये एक जो वो कहते हैं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो रास्ता होता है वो रिजिड होता है, गैर लचकदार होता है, क्योंकि उसमें फ़िक्स आदाद शुमार होते हैं जो आपको सारी हकीकत बता रहे होते हैं कि कौन सा मुल्क कौन सी कौम है वो जो कितनी हद तक तरक्की कर रही है। Second is the other is the world of faith of the development of Mao thoughts through the other is the world of faith। और दूसरा रास्ता जो चाइना को समझने का है वो है वर्ल्ड ऑफ फेथ, यानी वहाँ पर एतकादात या उनके बिलीव्स जो की दुनिया वहाँ पर कैसे कायम हुई है। ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ माओस थॉट थ्रू आउट चाइना, और ये कि माओ के जो ख्यालात हैं वो अमली सूरत में पूरे चाइना में कैसे काम कर रहे हैं। विद द लिटिल रेड बुक, और चाइना और माओ के ये सारे जो ख्यालात हैं एक छोटी सी किताब में लिखे गए हैं जो कि रेड बुक के नाम से जानी जाती है। एज फॉर वेस्टर्न इकनॉमिक लॉज, जहाँ तक मगरिब के इक़्तिसादी कवानीन का ताल्लुक़ है, दी एंडलेस मैस ऑफ 800 मिलियन पीपल who can be convinced, governed and directed along the paths decided by the powers that might be well overthrow the whole problems are from all sides। वो कहते हैं कि वेस्टर्न इकोनॉमिक लॉस का ताल्लुक है जो एक हजूम है चाइना की 800 मिलियन लोगों का। हु कैन बी कन्विंस, जिनको कायल किया जा सकता है, गवर्न, जिनको एक तरफ गवर्न कहते हैं डायरेक्ट करना, किसी एक रास्ते की तरफ रहनुमाई करके ले जाया जा सकता है, एंड डायरेक्टेड, और उनको चलाया जा सकता है अलोंग द पास, उन रस्तों पर, डिसाइडेड बाय द पावर्स जो कि उनके लिए उनकी हुकूमतें तय करती हैं, माइट वेल इन ए ओवरथ्रो, और ये शिकस्त दे सकता है द होल प्रॉब्लम्स फ्रॉम ऑल साइड्स, हर तरफ से उन पर हमलावर होने वाले मसाइल को। कहने का मतलब है कि चाइना की 800 मिलियन की आबादी जो है वो इस तरीके से मिल के काम करती है कि वो अगर उन पर चारों तरफ से भी मसाइल जो है वो अटैक कर रहे हैं तो तब भी वो अपनी गवर्नमेंट के जिसको हम कैसे हिदायत के मुताबिक चलती है और इन मसाइल का वो ख़ात्मा करती है, इनके सलूशन ढूंढती हैं। जी
reasoning with the dry yardstick of figures. The contribution of a dollar from each Chinese would make roughly $800 million. वो कहते हैं कि हम आबादी की अगर बात करें तो चाइना की आबादी को चूँकि सेक्रीफाइस करना सिखाया गया है, उनको सेल्फलेस बनाया गया है, उनके अंदर सेल्फिशनेस का खात्मा किया गया है। तो अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर दलील देते हुए हम बात करें तो चाइना का अगर हर फर्द अपने लोगों की मदद के लिए अपनी आमदनी में से $1 भी अपने मुल्क को डोनेट करता है तो वो अंदाज़न या तकरीबन $800 मिलियन इकट्ठे हो जाते हैं। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ डेज वर्क फ्रॉम ईच पर्सन, और अगर कोई शख्स एक दिन के लिए फ्री काम कर लेता है अपने मुल्क के लिए, इसका मतलब क्या होता है, यानी हर फर्द अगर एक दिन फ्री काम करेगा तो वुड मीन 2 मिलियन एक्स्ट्रा लेबरर्स। इसका मतलब होगा कि 2 मिलियन जायद अफराद या जायद मजदूरों ने काम किया है फॉर 1 ईयर, एक साल तक, विदाउट कॉस्ट टू द स्टेट, बगैर हुकूमत से कुछ लिए। True to increase by just 1 meter per head the availability of cloth for even as few as 700 million Chinese. You would need enough cloth to go around the world 18 times, while the purchase of 1.5 million tons of grains is only sufficient to feed the Chinese population for 5 days. वो कहते हैं इसी तरीके से अगर जो है वो क्या हम मतलब 1 मीटर पर हेड के लिहाज से हम अगर उसमें इजाफा करते जाएं, मतलब जैसे मिसाल के तौर पर कपड़े की फ्राहमी है 1 मीटर की, हर शख्स चाइना का दे दे तो वो तकरीबन 700 मिलियन चाइनीज़ के देने के बराबर होगा। और ये इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा कि उसको दुनिया के गिर्द 18 बार जो है वो दुनिया को उसके गिर्द लपेटा जा सकता है। वाइल द परचेज ऑफ 1.5 मिलियन टन ऑफ ग्रेन, और इसी तरीके से अगर 1 मिलियन और हाफ टन अनाज जो है वो ख़रीद लिया जाए, इस ओनली सफिशेंट, तो ये काफ़ी होगा टू फीड द चाइनीज़ पॉपुलेशन, पूरी चाइना की आबादी को खिलाने के लिए पूरे 5 दिनों तक। द फैक्ट रिमेन्स दैट व्हेन द नंबर इज़ नॉट सिंपली अ जक्सटापोजिशन ऑफ पर्सन। वो कहते हैं अब यहाँ पर आते हैं इस हकीकत की तरफ कि एक होता है हुजूम और एक होता है कौम, यानी हमने फ़र्क रखना है। एक होता है हजूम, हजूम में हर तरह के लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें आपस में यूनिटी नहीं होती, और वहाँ हजूम बाजू का इकट्ठा होता है तो वो इसलिए इकट्ठे होते हैं कि उन्होंने कुछ देखना होता है। मिसाल के तौर पर किसी भी पर्पज़ के लिए हजूम इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन वो यूनिटी या इत्तेहाद उसमें नहीं पाया जाता, वो सिर्फ इकट्ठा होता है लोगों का बट ये कम्पैक्ट होल। लेकिन अगर एक ठोस वादत के तौर पर देखा जाए और वो उसकी मिसाल है चाइनीज़ नेशन की, देन इट टेंड्स टू बिकम अ पावर। तो वो कम्पैक्ट होल की सूरत में वो एक बुरी पावर या एक ताकत बन जाते हैं। मैन माओ सेज दैट इट इज़ द पीपल एंड नॉट थिंग्स। और आखिर में माओ का वो मशहूर कॉल कि ये असल चीज़ जो कि फ़ैसला कौन होती है वो चीज़ें नहीं बल्कि लोग होते हैं। ही इज़ ट्राइंग इन फैक्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट, तो असल में वो हमें ये डिमॉन्स्ट्रेट करके बताने की कोशिश कर रहा है, इस बात की वजाहत करने की कोशिश कर रहा है दैट दिस कंसेप्ट अपेरेंटली डिस्ट्रॉयड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ स्टिल अ मीनिंग वन, के लोग अभी भी फैसला कौन साबित हो सकते हैं। ये तो मशीनें हैं जिन्होंने जिन मशीनों की इस्तेमाल है, जिद्दत है जिसको मशीनों के इस्तेमाल का नाम दिया गया है, जिसने इस कंसेप्ट को ख़त्म किया है। अदरवाइज़ तो ये कंसेप्ट अभी भी अप्लाई किया जा सकता है और यकीनन किया जा सकता है, क्योंकि चाइना ने बाकायदा इसको इस्तेमाल करके दुनिया के सामने एक प्रूफ या सबूत की सूरत में पेश किया है कि अगर आप मशीनों पे भरोसा नहीं करते, अगर आपके लोग मटीरियलिस्टिक नहीं हैं, अगर आपके लोग एक सिंगल होल हैं, एक मुत्तहिदा एक कौम है, तो वो सूरत में दुनिया के हर बड़े से बड़े मसले और प्रॉब्लम को भी शिकस्त दे सकते हैं और अपनी तरक्की का सफ़र जारी और सारी रख सकते हैं। सो दिस वाज द एंड ऑफ द explanation of the text, girls. Next, look at the words. Explain the words or the synonyms that are given at the end of the chapter in your textbook. The first word is occidentals, important word है, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न कंट्रीज़। स्माइल का मतलब है here means वेलकम पॉलिसी या स्माइल यानी मुस्कुराहट। उसके बाद है माउंटिंग, इंक्रीजिंग, बढ़ना। ऑब्लिवियन, भुलक्कड़पन को बोलते हैं। फॉरगेटिंग, शिज़ोफ्रेनिया इज़ अ काइंड ऑफ मेंटल डिजीज़। बरियोस, बहीन, मिडिल क्लास। GNP, ग्रॉस
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री, किसी भी मुल्क की टोटल जो पैदावार है उसको GNP या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन कहा जाता है। मॉडल कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, मॉडल मीन सिस्टम भी कह सकते हो, इकोनॉमिक सिस्टम भी कह सकते हो। एग्जॉडस इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जॉडस का हमने उर्दू में आप लोगों को मैंने बताया था इनखला, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना। यहाँ पर मीनिंग है माइग्रेशन या मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन सिटी एरियाज और सिटीज़। embellishment, beautifying, adorning or decorating, great proletarian cultural revolution, that was a movement that was launched in 1966 to denounce the revisionist activities। ये मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। कल्चरल मूवमेंट थी जिसमें अपने कल्चर को जो है वो इन्हेंस किया गया था। थॉमस होब्स इंग्लिश फिलोसफर का नाम है। इसकी बुक का हवाला दिया गया है। लेविएथन जो है वो मास्टरपीस ऑफ थॉमस, ये वो बुक है जिसका हवाला इस ऐसे में दिया गया है, थॉमस होब्स की बुक लेविएथन का। और जेक्सटापोजिशन कहते हैं प्लेसिंग ऑफ फैक्ट्स और थिंग्स साइड बाय साइड, यानी मुख्तलिफ आदाद व शुमार को इकट्ठा करके एक जगह रखना, मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह रखना या लोगों को इकट्ठा करना, या यानी इकट्ठ जो होता है किस चीज़ का इकट्ठा होना या इकट्ठ जो होता है वो जेक्सटापोजिशन कहलाता है। सो गर्ल्स, दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेसन नंबर 8 चाइनाज वे टू प्रोग्रेस। होप कि आप लोगों को मुकम्मल इसकी समझ आ गई होगी। इसके एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को कुछ बता दिए हैं। कल आप लोगों ने इस लेक्चर को मुकम्मल सुनना है और सुनने के बाद मुझे अपना रिव्यू देना है, अपना आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया है। इसके सिनोनिम्स आपने मुकम्मल करने हैं और इसके क्वेश्चन सारे के सारे करने हैं जितने एडिशनल मैंने बताए हैं आप लोगों को, या जो आपके एक्सरसाइज के हैं। तो इसके साथ ही मैं एंड करती हूँ आप लोगों के आज के लेक्चर का। अल्लाह हाफिज़।